हेलो गाइस, मैं आनंद सिंह यादव। तो मैं आप लोग के इंडियन सोशियोलॉजी का 4th सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर का कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं जो पेपर के नज़रिए से इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वो 5 मई 1818 को हुआ था। ठीक है, तो इनका जन्म कितना हुआ था? 5 मई 818 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख सकते हो। तो दूसरा क्वेश्चन जो है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक जो है कार्ल मार्क्स हैं। मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि पुस्तक इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो भी मतलब ये लोग अपनी पुस्तकें लिखते हैं तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं जो 2023 के हिसाब से आया था क्वेश्चन पेपर में। तो देखते हैं किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया। किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो कार्ल मार्क्स ने किया। ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से साम्यवाद का जनक किसे कहा जाता है। साम्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स की प्रथम प्रकाशित पुस्तक है। ठीक है, तो मैं फिर आप लोगों को फिर से बोल रहा हूँ कि पुस्तकें जो हैं वो हमेशा याद रखिएगा। तो जैसे द पॉवर्टी ऑफ पुस्तक किसने लिखी? कार्ल मार्क्स ने। तो कार्ल मार्क्स की जो पहली प्रकाशित पुस्तक थी वह कौन सी थी? यह क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोग को क्या करना है? द हॉर्नी फैमिली करना है। कौन सा? द हॉर्नी फैमिली। इनमें से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स की प्रथम प्रकाशित पुस्तक है? द हॉर्नी फैमिली। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, फिर देखो पुस्तक, मैं बोल रहा हूँ ना पुस्तकें इंपॉर्टेंट है कि पुस्तकें जो हैं वो क्वेश्चंस पे आती रहती है। हमेशा आप पुस्तक में कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए पुस्तक देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मिजरी ऑफ फिलॉसफी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो यह भी कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। द मिजरी ऑफ फिलॉसफी पुस्तक किस द्वारा लिखी है? कार्ल मार्क्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द जर्मन आइडियोलॉजी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ये भी मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। द जर्मन आइडियोलॉजी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन हो सकता था बहुत ऊपर नीचे हो जाए कि कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तकों के नाम क्या है, तो इसमें जैसे द मिजरी ऑफ फिलॉसफी आ गई, द जर्मन आइडियोलॉजी आ गई। ये सब पुस्तकें भी हो सकता है चेंज कर दे क्वेश्चन की, ऐसे भाई पुस्तकों का नाम बताना हो, लेखक का नाम हो, तो ऐसे क्वेश्चन ऊपर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ग संघर्ष के अंतिम स्तर को मार्क्स ने क्या नाम दिया। वर्ग संघर्ष के अंतिम स्तर को मार्क्स ने क्या नाम दिया? तो उन्होंने, देखो भाई, वर्ग संघर्ष आप लोग को पता होगा, वर्ग संघर्ष किसे कहते हैं? अपने आप को समाज में जीवन रखने के लिए जो हम संघर्ष करते हैं उसे वर्ग संघर्ष कहते हैं। जैसे कि चूहा हो गया, वह अपने जीवन का संघर्ष चीन से करता है, भाई वो सांप से करेगा, सांप चीन से करता है, चीन ऐसे ही संघर्ष चलता है। तो सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद। ठीक है, कि देखो जो घास फूस खाता है वो भाई सबसे ज़्यादा करता है, तो इसलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मार्क्स के इस कथन को अस्वीकार किया कि समाज में सत्ता का स्वरूप पूंजी के आधार पर निर्मित होता है। रेमंडो एरो ने किया था भाई मार्क्स के इस कथन को अस्वीकार किया, लेकिन भाई पूंजी के आधार पर निर्मित होता है जो भी सत्ता चलता है, देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब वर्गों में एक वर्ग चेतना पाई जाने लगती तब वे कहलाते हैं स्वयं के वर्ग। इसका मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि किसी विशेष धर्म जाति के लोग, जैसे कि मान चलो जैसे हिंदू के लोग हैं वो एक ही संघर्ष में एक ही चेतना में चलने लगे, जैसे कि कोई राम मंदिर वाला चल रहा था, तो वैसे ही कि भाई राम मंदिर बना दो, सब हिंदू एक यहाँ राम मंदिर, तो वो वर्ग एक चेतना में चलने को स्वयं के वर्ग हो जाता है, वो कि वो हिंदू का वर्ग है, स्वयं के वर्ग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वहाराकरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो रेमंडो एरो द्वारा दिया गया। ठीक है, स्वयं में वर्ग तथा स्वयं के वर्ग की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? कार्ल मार्क्स ने। किसने प्रस्तुत की थी? कार्ल मार्क्स ने प्रस्तुत की थी। ठीक है, स्वयं में वर्ग तथा स्वयं के वर्ग की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? कार्ल मार्क्स ने की थी, याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स ने की थी। फिर इसी के साथ इतिहास की भौतिकवादी से व्याख्या में अंतिम स्तर कौन सा है? तो वह है साम्यवाद। इतिहास की भौतिकवादी की व्याख्या में अंतिम स्तर कौन सा? तो वो आता है साम्यवाद। ठीक है, तो और फिर इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, साधारण व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है किंतु अधिक स्पष्ट रूप में वह एक वर्ग प्राणी है। यह कथन किसका है? मार्क्स का। भाई जाहिर सी बात है वर्ग प्राणी की, देखो सामाजिक प्राणी तो है ही है, लेकिन वर्ग के साथ कहीं ना कहीं वह किसी न किसी वर्ग या समूह के साथ जुड़ा होता है। वह चाहे फिर जाति हो, धर्म हो,
या कोई ऐसी संस्था हो जिससे जुड़ा होता है तो वो होता है। ठीक है, तो इसके साथ तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ग निर्माण की आधार आर्थिक है या कथन किसका है? भाई मार्क्स का होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि मार्क्स ने ही वर्ग बनाने पे जितना था वर्ग बनाया था, तो मार्क्स का है। ठीक है, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं विश्व नागरिक हूँ, मैं जहाँ कहीं भी हूँ सक्रिय हूँ, या कथन किस समाजशास्त्री का है? तो कार्ल मार्क्स का है। ठीक है, कार्ल मार्क्स का है, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा रहेगा। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वास्तव में यह एक ऐतिहासिक क्रिया है, संपूर्ण इतिहास की आधारभूत अवस्था जिसकी पूर्ति हजारों वर्ष पहले की भांति भी प्रतिदिन प्रति घंटा मानव जीवन को कायम रखने के लिए आवश्यक है। यह विचार किसका है? कार्ल मार्क्स का। ठीक है भाई, कार्ल मार्क्स दार्शनिक थे, कह सकते हैं भाई, समाजशास्त्र के अच्छे खासे वो थे। व्यक्ति अकेले उत्पादन नहीं कर सकता, अर्थात उत्पादन व्यक्तिगत न होकर सामाजिक होता है। कथन किसका? कार्ल मार्क्स का। आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है। व्यक्ति अकेले उत्पादन नहीं कर सकता, मतलब कि किसी चीज़ को अकेले उत्पाद नहीं कर सकता, किसी को वो अकेले नहीं बना सकता है, कि वह व्यक्तिगत में सामाजिक होता है। जब समाज उसे स्वीकार करेगा तभी वह उसके उत्पाद करेगा। समझे? जैसे मैंने कोई चीज़ बनाई है, अगर उसे समाज में मैं लेके जाऊँ और लोग ना खरीदें तो मैं उसको बनाऊँगा नहीं, क्योंकि उसमें मेरा नुकसान है। जब वो बिकेगा ही नहीं तो मैं उसे बना के क्या, मैं उसमें अपनी लागत लगाऊंगा, समय मैंने सब दूंगा, लेकिन अगर कोई ख़रीदेगा ही नहीं तो मेरे किसी काम का नहीं है ना, मैं उसे क्यों बनाऊंगा? तो वही चीज़ है कि व्यक्तिगत अकेले उत्पादन नहीं कर सकता है, अर्थात उत्पादन व्यक्तिगत ना होकर सामाजिक होता है। ठीक है, तो ये भी किसने बोला था? कार्ल मार्क्स ने बोला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्पादन करने के लिए उन्हें परस्पर मिलना पड़ता है तथा निश्चित संबंध स्थापित करने पड़ते हैं, और केवल इन्हीं सामाजिक मिलन और संबंध के अंतर्गत उत्पादन कार्य संपन्न हो पाता है। यह कथन है कार्ल मार्क्स का। भाई देखो, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा? उत्पादन करने के लिए परस्पर उन्हें मिलना पड़ता है। अब मान लो जैसे मैंने कोई चीज़ बनाई है, तो मैं पहले जाके लोगों से मिलूँगा, कि उनसे राय लूँगा कि ये चीज़ मैं बना रहा हूँ, इस चीज़ को मुझे ज़रूरत है, तो क्या ये आप लोग की नहीं सही? फिर वो निश्चित संबंध स्थापित करने पड़ते हैं कि हाँ भाई मैं बनाऊँगा, वो दुकान तक बेचेगा, फिर वो दुकान पे दूंगा, फिर वो कस्टमर लेगा। केवल इन्हीं सामाजिक मिलन और संबंधों के उत्पादन कार्य संपन्न हो पाता है। यह कथन भी कार्ल मार्क्स ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्क्स उत्पादन के लिए सहयोग अनिवार्य मानता है, या सहयोग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है, सहयोग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन किस क्रम में अवतरित हुआ है? ये क्वेश्चन देख लो, मार्क्स में हो सकता हो, मैं गारंटी तो नहीं देता, पर हो सकता है क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखो, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जो है वो, यार ये इरेजर वीजर मेरे से चलता नहीं है, तो साइज वाइज देखो कितना वो छोटा है। तो क्वेश्चन जो है मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा किस क्रम में अवतरित हुआ है? तो देखें, आदिम समाज, प्राचीन समाज, एशियाई समाज, समांतवादी समाज। तो इसका आंसर जो है, तो पहले नंबर पे जो है वो है आदिम समाज। ठीक है, पहला नंबर हो गया आदिम समाज। तो फिर दूसरे पे कौन सा आता है? आदिम समाज के बाद एशियाई समाज आता है। ठीक है, दूसरा हो गया आंसर के हिसाब से, कि पहले आदिम समाज आया, फिर एशियाई समाज आया, फिर जो है तीसरे पे प्राचीन समाज आता है। ठीक है, तीसरे नंबर पर प्राचीन समाज हो गया। चौथे पे जो है वो हो गया समांतवादी समाज। तो आंसर इसका जो है बी सही रहेगा, लेकिन नंबर आप लोग याद रख सकते हैं। इसका ब्रश साइज पता नहीं कहाँ से सही होता, मुझे याद, मेरे से पता नहीं, मैं ध्यान नहीं दिया। तो ये चीज़ देख लीजिए। ठीक है, पहले हो गया आदिम समाज, फिर एशियाई समाज, फिर हो गया प्राचीन समाज, फिर समांतवादी समाज। ठीक है, तो ऐसे हो गया। तो ये रहेगा, इसका आंसर जो रहेगा वो बी रहेगा, क्योंकि बी में जो पहले नंबर पर लिखा हुआ है 1 3 2 4। ठीक है यार, ये हाईलाइटर मुझे पता नहीं इसमें हाईलाइट वाला सिस्टम कहाँ पे है यार, ये मैंने क्या कर दिया, हाईलाइट का पता नहीं कहाँ है हाईलाइटर, मुझे इसमें मिल नहीं रहा है। कोई नहीं, अच्छा मैं भूल गया था मैं कैसे यूज करता हूँ, सॉरी। मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में कौन से किस क्रम में होते हैं? ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, अब देखना क्या है, किस विचार ने भौतिक शब्द चेतनाहीन पदार्थ के लिए प्रयुक्त होता है? किस विचारक ने भौतिक शब्द, क्वेश्चन है, किस विचारक ने भौतिक शब्द चेतनाहीन पदार्थ के लिए प्रयुक्त होता है कहा है? तो किसने कहा? वो कहा है वेबर ने। ठीक है, किसने बोला है? वेबर ने बोला है। ठीक है, तो याद रखिएगा, भौतिक शब्द चेतनाहीन होता है, भौतिक शब्द चेतनाहीन होता है, किसने बोला है? वेबर ने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ओह, ये तो मुझे कुछ पता ही नहीं था क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने अपने को द्वंद्वात्मक भौतिकवादी व्याख्या कहा है? तो कार्ल मार्क्स ने बोला है। किसने बोला है? कार्ल मार्क्स ने। भाई क्या बोला है ये देखिए, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किसने बोला है, किसका है? तो वो है कार्ल मार्क्स ने बोला है कि द्वंद्वात्मक जो भी है भौतिकवादी व्याख्या कहा है खुद को, तो उन्होंने ऐसा बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के द्वारा कितने नियमों का प्रतिपादन किया है? ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये आना 78 नंबर वाला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो भाई, इन्होंने नियम दिया था, इनका ही नियम था कि मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य कितने होते हैं। अतिरिक्त मूल्य जिन्होंने बताया था, बताया कितने मूल्य बताए थे? उन्होंने बताया 3 मूल्य। अतिरिक्त मूल्य कितने थे? 3। ठीक है, ये याद रखिएगा। मार्क्स ने ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, में फिर बोल रहा हूँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के नज़रिए से, कि मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के द्वारा कितने नियमों का प्रतिपादन किया? 3 नियमों का। ठीक है, तो ये रखिएगा। और कैनवास नॉट स्वीप द 3 फिंगर। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं, मार्क्स ने मूल सिद्धांतों की व्याख्या करने के लिए राष्ट्रों को प्रमुख रूप से प्रयोग किया है। विनिमय मूल्य और प्रयोग मूल्य, इन्होंने दोनों मूल्यों का प्रयोग किया। तो आंसर जो है वो सी है, क्योंकि उन्होंने विनिमय मूल्य भी उपयोग किए हैं और प्रयोग मूल्य का भी उपयोग किया। ठीक है, मार्क्स ने मूल्य का सम सिद्धांत ग्रहण किया, रिकॉर्डो ने। मार्क्स ने मूल्य का सम सिद्धांत ग्रहण किया था रिकॉर्डो के वहाँ से। ठीक है, मार्क्स के अलगाव के प्रकार हैं, मार्क्स के अलगाव के प्रकार हैं। तो वो उत्पादन के कार्य से भी अलगाव है, समाज से अलगाव है और श्रम से भी अलगाव है। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन आता है मार्क्स के अलगाव, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि मार्क्स के अलगाव के प्रकार हैं, तो ज़रूरी नहीं कि उसमें जो आपको चारों ऑप्शन दे दिए जाए। हो सकता हो कुछ 3 ऑप्शन अलग हो, या कार्य के उत्पादन से अलगाव कुछ, तो अभी नहीं कि आंसर डी आपको मिले कि हाँ भाई उसको सभी मिलेगा। हो सकता हो ना, तो ध्यान से रखिए कि कार्य के उत्पादन सबको अलगाव जितने भी थे, समाज से अलगाव, इनके प्रकार थे। ठीक है, तो सभी प्रकार थे इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, मार्क्स ने अलगाव कितने प्रकार बताए हैं? देखिए क्वेश्चन वही आ गया ऊपर वाला, सेम क्वेश्चन आ गया कि मार्क्स के अलगाव के प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं ये भी नीचे देखो बता दिया कि भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो बता दिया मार्क्स ने अलगाव के कितने प्रकार बताए, तो मार्क्स ने अलगाव के 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है, 3 प्रकार कौन कौन से हो गए? तो आप देख सकते हैं कि मार्क्स के जो 3 प्रकार थे वो थे कार्य के उत्पादन का अलगाव, श्रम से अलगाव और समाज से अलगाव। भाई क्वेश्चन में क्या हो गया देख सकते हैं, मार्क्स के अलगाव के प्रकार क्या है? कार्य के उत्पादन से अलगाव, समाज से अलगाव और श्रम से अलगाव। मार्क्स ने अलगाव कितने प्रकार बताए, तो अलगाव के कितने प्रकार हो भाई? वो 3 प्रकार हो गए। तो इसका आंसर जो है वो बी सही रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अधिसंरचना के अंतर्गत आते हैं। अधिसंरचना समझ रहे हैं, जिसके हिसाब से पूरी संरचना। अधिसंरचना में देखिए भाई, तो आदमी को आजकल नीड क्या है? शिक्षा की ज़रूरत है, परिवार होता ही होता है, कानून चाहिए। शिक्षा नहीं होगा तो आदमी अनपढ़ रहेगा, कानून नहीं होगी तो व्यवस्था नहीं चल पाएगा, कोई नियम बनाया जाएगा तो उसका पालन नहीं हो पाएगा। परिवार नहीं होगा तो भाई जनसंख्या या फिर वो नहीं बन पाएगी कि परिवार भी ज़रूरत है। तो इसमें जो है ऑप्शन वो उपयोग सभी सही रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से आर्थिक संरचना के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से आर्थिक संरचना के अंतर्गत आते हैं। देखो भाई, आर्थिक संरचना मतलब आर्थिक जहाँ पे लग गया, जहाँ पे आर्थिक आया, आर्थिक की बात हुई तो समझ लीजिए कि भाई पैसा की बात हो रही है। ठीक है, तो जहाँ पे आर्थिक आएगा वहाँ पे उत्पादन के साधन होंगे, श्रम विभाजन का भी साधन होगा, संपत्ति संबंध भी होगा। कि जब उत्पादन होगा तभी तो भाई आर्थिक संपत्ति आएगी। श्रम विभाजन जब लोगों के काम बटेंगे, कौन किस काम के हिसाब से है, संपत्ति संबंध। भाई जब तक उसमें पैसा नहीं लगेगा तब तक कहाँ से उत्पादन के साधन आएंगे, कहाँ से मशीनें आएंगी, कहाँ से वो मजदूर आया, कहाँ से उनका पैसा निकलेगा। तो संपत्ति भी मतलब पैसा भी, तो सभी संबंध जरूरी है। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्क्स संपूर्ण समाज को बांटता है। मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स जो है समाज को बांटता है। किस भागों में बांटता है भाई? जाहिर सी बात है। ठीक है, देखो क्या है भाई, आर्थिक संरचना में तो बांटेगा क्योंकि पैसा तो ज़रूरी है। ये अधिसंरचना में भाई, अधिसंरचना में भी बांटेगा। अधिसंरचना में कानून चाहिए, शिक्षा चाहिए, भाई सब चाहिए ना, और ये चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो सी सही रहेगा। ठीक है, सी सही रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बुक
की बुकों के नाम हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जब बुक के नाम है तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि भाई बुक है तो इम्पॉर्टेंट ऐसे हो गया। देखिए क्या क्वेश्चन क्या पूछा वो देखते हैं। तो क्वेश्चन पूछते देखिए, मार्क्स ने क्वेश्चन पूछा है, मार्क्स ने पूंजी, क्या कर रहा हूँ मैं अभी, मार्क्स ने पूंजी भूमि एवं श्रम के आधार पर पूंजीपति, भूपति एवं श्रमिक इन तीनों वर्ग के आधुनिक समाज में उल्लेख किया है। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि भाई पुस्तक का नाम पूछा उसने। अब पुस्तक के नाम पूछा, पुस्तक का नाम किस तरीके से पूछा ये भी देखिए। मार्क्स ने पूंजी, ठीक है, मार्क्स ने पूंजी, फिर भूमि, श्रम और पूंजीपति, ठीक है, इनको जो है कैसे किया भाई, पूंजीपति और पूंजी, भूमि, श्रम, पूंजीपति सब जो भी किया इन्होंने, उसके हिसाब से इन्होंने क्या बोला कि पुस्तक, ये किस पुस्तक में उल्लेख किया। तो ये जो पुस्तक इन्होंने उल्लेख किया था, ये पुस्तक जो था ये दास कैप्टन नाम की पुस्तक है। तो उसमें इन्होंने अपनी दास कैप्टन पुस्तक में उल्लेख किया। मैंने कहा था इनकी पुस्तकें इंपॉर्टेंट है, तो पुस्तक आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिए जो भी हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये अभी के लिए इतना, कार्ल मार्क्स वाला चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया है। तो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको दूसरे पे लेके चलता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसी के साथ। चलिए ठीक है, आप लोग का पेपर अच्छा जाए, मैं यही आशा करूँगा, और आप लोग अच्छे से मेहनत करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो मैं अभी वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बहुत ही जल्दी मिलेंगे। अभी मैं बस मुझे लगता कि मैं 12 बजे तक मैं नेक्स्ट पार्ट इसका अपलोड कर दूँगा, कि पेपर पास में ही है तो मैं जल्दी करूँगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा मुझे, धन्यवाद।